अध्याय 10 इतिहास में साम्राज्यवाद का स्थान। हमने देखा है कि अपने आर्थिक सार में साम्राज्यवाद एकाधिकार पूंजीवाद है। यह अपने आप में इतिहास में अपना स्थान निर्धारित करता है, क्योंकि एकाधिकार जो मुक्त प्रतिस्पर्धा की धरती से उगता है, और ठीक मुक्त प्रतिस्पर्धा से ही पूंजीवादी व्यवस्था से उच्च सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में संक्रमण होता है। हमें एकाधिकार के 4 प्रमुख प्रकारों या एकाधिकार पूंजीवाद की प्रमुख अभिव्यक्तियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जो उस युग की विशेषता है जिसकी हम जांच कर रहे हैं। सबसे पहले एकाधिकार का उदय बहुत ऊंचे स्तर पर उत्पादन के संकेंद्रण से हुआ। इसका तात्पर्य एकाधिकारवादी पूंजीवादी संघों, कार्टेल, सिंडिकेट और ट्रस्टों से है। हमने देखा है कि आज के आर्थिक जीवन में ये कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में एकाधिकार ने उन्नत देशों में पूर्ण वर्चस्व हासिल कर लिया था, और हालांकि कार्टेल के गठन की दिशा में पहला कदम उच्च टैरिफ जर्मनी, अमेरिका के संरक्षण का आनंद लेने वाले देशों द्वारा उठाया गया था, ग्रेट ब्रिटेन ने अपनी मुक्त व्यापार प्रणाली के साथ उसी मूल घटना को केवल थोड़े समय बाद अर्थात उत्पादन के संकेंद्रण से एकाधिकार का जन्म दिखाया। दूसरे, एकाधिकार ने कच्चे माल के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों पर कब्जा करने को बढ़ावा दिया है, खासतौर पर पूंजीवादी समाज में बुनियादी और सबसे ज्यादा कार्टेल वाले उद्योगों के लिए कोयला और लोहा उद्योग। कच्चे माल के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों पर एकाधिकार ने बड़ी पूंजी की शक्ति को बहुत बढ़ा दिया है, और कार्टेल वाले और गैर कार्टेल वाले उद्योगों के बीच दुश्मनी को और भी तीखा कर दिया है। तीसरा, एकाधिकार बैंकों से उत्पन्न हुआ है। बैंक मामूली बिचौलिए उद्यमों से वित्तीय पूंजी के एकाधिकार में विकसित हुए हैं। प्रत्येक अग्रणी पूंजीवादी देश के सबसे बड़े बैंकों में से 3 से 5 ने औद्योगिक और बैंक पूंजी के बीच व्यक्तिगत संबंध हासिल कर लिया है और अरबों खरबों का नियंत्रण अपने हाथों में केंद्रित कर लिया है, जो पूरे देश की पूंजी और आय का बड़ा हिस्सा है। एक वित्तीय कुलीन तंत्र जो बिना किसी अपवाद के वर्तमान बुर्जुआ समाज की सभी आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं पर निर्भरता संबंधों का एक घनिष्ठ नेटवर्क बनाता है, यह इस एकाधिकार की सबसे हड़ताली अभिव्यक्ति है। चौथा, औपनिवेशिक नीति से एकाधिकार का उदय हुआ है। औपनिवेशिक नीति के अनेक पुराने उद्देश्यों में वित्तीय पूंजी ने कच्चे माल के स्रोतों, पूंजी के निर्यात प्रभाव के क्षेत्रों यानी लाभदायक सौदों, रियायतों, एकाधिकार मुनाफे आदि के क्षेत्रों, सामान्य रूप से आर्थिक क्षेत्र के लिए संघर्ष को जोड़ दिया है। उदाहरण के लिए, जब यूरोपीय शक्तियों के उपनिवेश अफ्रीका के क्षेत्र का केवल 10वां हिस्सा थे, जैसा कि 1876 में हुआ था, औपनिवेशिक नीति एकाधिकार के अलावा अन्य तरीकों से विकसित होने में सक्षम थी, क्षेत्रों के स्वतंत्र हड़पने के माध्यम से, जैसा कि कहा जाता है। लेकिन जब अफ्रीका के 9/10वें हिस्से पर कब्जा कर लिया गया 1900 तक, जब पूरी दुनिया का बंटवारा हो गया, तो अनिवार्य रूप से उपनिवेशों पर एकाधिकार के कब्जे का युग शुरू हुआ और परिणामस्वरूप दुनिया के विभाजन और पुनर्विभाजन के लिए विशेष रूप से तीव्र संघर्ष हुआ। एकाधिकारवादी पूंजी ने पूंजीवाद के सभी अंतर्विरोधों को किस हद तक तीव्र किया है, ये सर्वविदित है। जीवन की उच्च लागत और कार्टेलों के अत्याचार का उल्लेख करना पर्याप्त है। अंतर्विरोधों की यह तीव्रता इतिहास के संक्रमण काल की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति है, जो विश्ववित्त पूंजी की अंतिम जीत के समय से शुरू हुई थी। एकाधिकार, कुलीन तंत्र, स्वतंत्रता के लिए नहीं बल्कि प्रभुत्व के लिए प्रयास, मुट्ठी भर सबसे अमीर या सबसे शक्तिशाली देशों द्वारा बढ़ती संख्या में छोटे या कमजोर देशों का शोषण, इन सभी ने साम्राज्यवाद की उन विशिष्ट विशेषताओं को जन्म दिया है जो हमें इसे परजीवी या क्षयकारी पूंजीवाद के रूप में परिभाषित करने के लिए मजबूर करती हैं। साम्राज्यवाद की प्रवृत्तियों में से एक के रूप में अधिक से अधिक प्रमुख रूप से उभर कर आता है किराएदार राज्य, सूदखोर राज्य का निर्माण, जिसमें पूंजीपति वर्ग लगातार बढ़ती मात्रा में पूंजी निर्यात की आय और कूपन काटकर रहता है। यह मानना गलत होगा कि क्षय की यह प्रवृत्ति पूंजीवाद के तेज विकास को रोकती है। ऐसा नहीं है। साम्राज्यवाद के युग में उद्योग की कुछ शाखाएं, पूंजीपति वर्ग के कुछ तबके और कुछ देश कमोबेश कभी एक तो कभी दूसरी प्रवृत्ति को धोखा देते हैं। कुल मिलाकर पूंजीवाद पहले की तुलना में कहीं अधिक तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन यह वृद्धि न केवल सामान्य रूप से अधिक असमान होती जा रही है, बल्कि इसकी असमानता विशेष रूप से उन देशों के पतन में भी प्रकट होती है जो पूंजी में सबसे अधिक समृद्ध हैं। ब्रिटेन, जर्मनी के आर्थिक विकास की तीव्रता के संबंध में बड़े जर्मन बैंकों पर पुस्तक के लेखक रीसर कहते हैं, पूर्ववर्ती काल 1848-70 की प्रगति, जो बिल्कुल धीमी नहीं थी, की तुलना उस तीव्रता से की जा सकती है जिससे जर्मनी की पूरी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और उसके साथ जर्मन बैंकिंग इस काल 1870-1905 के दौरान आगे बढ़ी, लगभग उसी तरह जैसे अच्छे पुराने दिनों में मेल कोच की गति की तुलना आज के ऑटोमोबाइल की गति से की जाती है।
जो इतनी तेजी से आगे बढ़ती है कि यह न केवल अपने रास्ते में आने वाले निर्दोष पैदल यात्रियों को खतरे में डालती है, बल्कि कार में बैठे लोगों को भी खतरे में डालती है। बदले में ये वित्तीय पूंजी जो इतनी असाधारण तेजी से बढ़ी है, वह उपनिवेशों पर अधिक शांत कब्जे में जाने के लिए अनिच्छुक नहीं है, जिसे अमीर देशों से और केवल शांतिपूर्ण तरीकों से नहीं छीना जाना है। संयुक्त राज्य अमेरिका में पिछले दशकों में आर्थिक विकास जर्मनी की तुलना में कहीं अधिक तेज रहा है, और इसी कारण से आधुनिक अमेरिकी पूंजीवाद की परजीवी विशेषताएं विशेष रूप से प्रमुखता के साथ उभरी हैं। दूसरी ओर मान लीजिए गणतंत्रवादी अमेरिकी पूंजीपति वर्ग की राजशाहीवादी जापानी या जर्मन पूंजीपति वर्ग के साथ तुलना से पता चलता है कि साम्राज्यवाद के युग में सबसे स्पष्ट राजनीतिक अंतर एक चरम सीमा तक कम हो जाता है, इसलिए नहीं कि यह सामान्य रूप से महत्वहीन है, बल्कि इसलिए कि इन सभी मामलों में हम एक ऐसे पूंजीपति वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें परजीवीवाद की निश्चित विशेषताएं हैं। उद्योग की अनेक शाखाओं में से किसी एक में, अनेक देशों में से किसी एक में पूंजीपतियों द्वारा उच्च एकाधिकार लाभ प्राप्त करना, उनके लिए श्रमिकों के कुछ वर्गों को तथा कुछ समय के लिए उनमें से काफी अल्पसंख्यक को रिश्वत देकर उन्हें अन्य सभी के विरुद्ध किसी उद्योग या राष्ट्र के पूंजीपति वर्ग के पक्ष में जीतना आर्थिक रूप से संभव बनाता है। साम्राज्यवादी राष्ट्रों के बीच दुनिया के विभाजन के लिए शत्रुता का तीव्र होना इस इच्छा को बढ़ाता है, और इस प्रकार साम्राज्यवाद और अवसरवाद के बीच वह बंधन निर्मित होता है जो सबसे पहले और सबसे स्पष्ट रूप से ग्रेट ब्रिटेन में प्रकट हुआ, क्योंकि साम्राज्यवादी विकास की कुछ विशेषताएं अन्य देशों की तुलना में वहां बहुत पहले देखी जा सकती थीं। उदाहरण के लिए कुछ लेखक एल मार्टो मजदूर वर्ग के आंदोलन में साम्राज्यवाद और अवसरवाद के बीच के संबंध को नजरअंदाज करने के लिए प्रवृत्त हैं, जो वर्तमान समय में एक विशेष रूप से स्पष्ट तथ्य है। आधिकारिक आशावाद कॉट्स्की और ह्यूसमैन की तरह का सहारा लेकर पूंजीवाद के विरोधियों का उद्देश्य निराशाजनक होगा यदि यह प्रगतिशील पूंजीवाद था जो अवसरवाद को बढ़ाता था, या यदि यह सबसे अधिक वेतन पाने वाले श्रमिक थे जो अवसरवाद की ओर प्रवृत्त थे, आदि। हमें इस तरह के आशावाद के बारे में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। यह अवसरवाद के संबंध में आशावाद है, यह आशावाद है जो अवसरवाद को छिपाने का काम करता है। वास्तव में अवसरवाद के विकास की असाधारण तीव्रता और विशेष रूप से विद्रोही चरित्र किसी भी तरह से इसकी जीत की गारंटी नहीं है। एक स्वस्थ शरीर पर एक दर्दनाक फोड़े का तेजी से विकास केवल इसे और अधिक तेजी से फटने का कारण बन सकता है और इस तरह शरीर को इससे मुक्त कर सकता है। इस संबंध में सबसे खतरनाक वे लोग हैं जो ये समझना नहीं चाहते कि साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई एक दिखावा और छलावा है जब तक कि यह अवसरवाद के खिलाफ लड़ाई से अभिन्न रूप से जुड़ी न हो। साम्राज्यवाद के आर्थिक सार पर इस पुस्तक में जो कुछ भी कहा गया है, उससे ये निष्कर्ष निकलता है कि हमें इसे संक्रमण में पूंजीवाद के रूप में परिभाषित करना चाहिए, यह अधिक सटीक रूप से मरणासन पूंजीवाद के रूप में। इस संबंध में ये ध्यान रखना बहुत शिक्षाप्रद है कि बुर्जुआ अर्थशास्त्री आधुनिक पूंजीवाद का वर्णन करते समय अक्सर अंतर्संबंध, अलगाव की अनुपस्थिति आदि जैसे आकर्षक शब्दों और वाक्यांशों का उपयोग करते हैं। अपने कार्यों और विकास के पाठ्यक्रम के अनुरूप बैंक पूरी तरह से निजी व्यवसाय उद्यम नहीं है, वे पूरी तरह से निजी व्यवसाय विनियमन के क्षेत्र से बाहर निकल रहे हैं। और यही रिसर्च, जिनके शब्दों को मैंने अभी उद्धृत किया है, पूरी गंभीरता से घोषणा करते हैं कि समाजीकरण के बारे में मार्क्सवादियों की भविष्यवाणी सच नहीं हुई। तो फिर यह शब्द अंतर संबंध क्या व्यक्त करता है? ये केवल हमारी आंखों के सामने चल रही प्रक्रिया की सबसे खास विशेषता को व्यक्त करता है। ये दर्शाता है कि पर्यवेक्षक अलग अलग पेड़ों को गिनता है लेकिन लकड़ी को नहीं देख सकता। ये साथ ही आकस्मिक अव्यवस्थित चीजों की नकल करता है। ये पर्यवेक्षक को ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रकट करता है जो कच्चे माल के ढेर से अभिभूत है और इसके अर्थ और महत्व की सराहना करने में पूरी तरह से असमर्थ है। शेयरों का स्वामित्व, निजी संपत्ति के मालिकों के बीच संबंध अव्यवस्थित तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस अंतर संबंध के पीछे इसका मूल आधार उत्पादन के बदलते सामाजिक संबंध हैं। जब कोई बड़ा उद्यम विशाल आकार ग्रहण करता है और जन डेटा की सटीक गणना के आधार पर लाखों लोगों के लिए आवश्यक 2/3 या 3/4 की सीमा तक प्राथमिक कच्चे माल की आपूर्ति को योजना के अनुसार व्यवस्थित करता है, जब कच्चे माल को व्यवस्थित और संगठित तरीके से उत्पादन के सबसे उपयुक्त स्थानों पर पहुंचाया जाता है, जो कभी कभी एक दूसरे से सैकड़ों या हजारों मील दूर स्थित होते हैं, जब एक ही केंद्र सामग्री के प्रसंस्करण से लेकर अनेक प्रकार के तैयार उत्पादों के निर्माण तक के सभी क्रमिक चरणों का निर्देशन करता है, जब इन उत्पादों को एक ही योजना के अनुसार करोड़ों करोड़ों उपभोक्ताओं के बीच वितरित किया जाता है। अमेरिकी तेल ट्रस्ट द्वारा अमेरिका और जर्मनी में तेल का विपणन, तब ये स्पष्ट हो जाता है कि हमारे पास उत्पादन का समाजीकरण है,
न कि केवल अंतर्संबंध की निजी आर्थिक और निजी संपत्ति संबंध एक ऐसा आवरण बनाते हैं जो अब अपनी सामग्री के अनुकूल नहीं है। एक ऐसा आवरण जो अनिवार्य रूप से क्षय हो जाएगा यदि इसके निष्कासन में कृत्रिम रूप से देरी की जाती है। एक ऐसा आवरण जो काफी लंबे समय तक क्षय की स्थिति में रह सकता है यदि सबसे खराब स्थिति में अवसरवादी फोड़े का इलाज विलंबित हो जाता है, लेकिन जिसे अनिवार्य रूप से हटा दिया जाएगा। जर्मन साम्राज्यवाद के उत्साही प्रशंसक शुल्ज गैवनिट्ज कहते हैं, एक बार जब जर्मन बैंकों का सर्वोच्च प्रबंधन एक दर्जन व्यक्तियों के हाथों में सौंप दिया गया, तो आज भी उनकी गतिविधियां राज्य के अधिकांश मंत्रियों की तुलना में सार्वजनिक भलाई के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ बैंकरों, मंत्रियों, उद्योगपतियों और किराएदारों के अंतर्संबंध को सुविधाजनक रूप से भुला दिया गया है। यदि हम उन प्रवृत्तियों के विकास की कल्पना करें जिन्हें हमने देखा है, तो हम पाएंगे राष्ट्र की मुद्रा पूंजी बैंकों में एकजुट हो गई, बैंक खुद काटेल में एकजुट हो गए, राष्ट्र की निवेश पूंजी प्रतिभूतियों के रूप में डाली गई। तब उस प्रतिभाशाली सेंट साइमन की भविष्यवाणी पूरी होगी। उत्पादन की वर्तमान अराजकता, जो इस तथ्य से मेल खाती है कि आर्थिक संबंध एक समान विनियमन के बिना विकसित हो रहे हैं, को उत्पादन में संगठन के लिए रास्ता बनाना चाहिए। उत्पादन अब अलग अलग निर्माताओं द्वारा निर्देशित नहीं किया जाएगा, जो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं और मनुष्य की आर्थिक जरूरतों से अनभिज्ञ हैं। यह एक निश्चित सार्वजनिक संस्था द्वारा किया जाएगा। प्रबंधन की एक केंद्रीय समिति सामाजिक अर्थव्यवस्था के बड़े क्षेत्र का अधिक उन्नत दृष्टिकोण से सर्वेक्षण करने में सक्षम होगी, पूरे समाज के लाभ के लिए इसे विनियमित करेगी, उत्पादन के साधनों को उपयुक्त हाथों में रखेगी और सबसे बढ़कर इस बात का ध्यान रखेगी कि उत्पादन और उपभोग के बीच निरंतर सामंजस्य बना रहे। संस्थाएं पहले से ही मौजूद हैं जिन्होंने अपने कार्यों के हिस्से के रूप में आर्थिक श्रम के एक निश्चित संगठन, बैंकों को ग्रहण किया है। हम अभी भी सेंट साइमन के पूर्वानुमान की पूर्ति से बहुत दूर हैं, लेकिन हम इसकी ओर बढ़ रहे हैं। मार्क्सवाद, मार्क्स की कल्पना से अलग, लेकिन केवल रूप में अलग। वास्तव में यह मार्क्स का एक विनाशकारी खंडन है, जो मार्क्स के सटीक वैज्ञानिक विश्लेषण से एक कदम पीछे हटकर सेंट साइमन के अनुमान की ओर ले जाता है। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का अनुमान, लेकिन फिर भी अनुमान ही है।